बहुत बहुत स्वागत है मयंक श्रीवास्तव जी, पारुल माथुर जी और डॉक्टर संतोष सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया डायमंड समिट स्टेट समिट में। सबसे पहला सवाल मयंक जी मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। वैसे तो दिल्ली में आजकल चर्चा बहुत हो रही है यूपीएससी की, और जो मुश्किल एक संघर्ष जो है उन स्टूडेंट्स का वो हम देख ही रहे हैं टीवी पर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी आपका संघर्ष कैसे रहा है, क्योंकि आपने आईपीएस को क्यों चुना? आप तो पहले इंजीनियरिंग की, आपने फिर एनटीपीसी में आप रहे हैं, जॉब के दौरान आपने तैयारी की, लक्ष्य प्राप्ति कैसे आपने की और आपका सफर कैसा रहा? मुझे लगता है कि इसमें सबसे पहली चीज जो रहती है वो ये रहती है कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं लाइफ में। और चूंकि मैं प्रयागराज से हूँ, वहाँ हम लोग, अगर आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो प्रयागराज में एक जमाने में हब हुआ करता था सिविल सर्विसेज की तैयारी का। तो वहाँ बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं कि लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की। और मैं आपको सही बताऊं तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये सर्विसेज का इंडिविजुअली इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं। बस इतना पता था कि हाँ प्राइम टाइप की सर्विसेज हैं और अच्छी जॉब होती होगी। तो वो एक बचपन से एक दिमाग में था। पारिवारिक परिस्थितियां निश्चित रूप से ऐसी थी कि थोड़ा मुश्किल हुई, मतलब इकोनॉमिकली हम लोग उतने अच्छे नहीं थे, तो इंजीनियरिंग भी बड़ी मुश्किल से हुई। पापा ने उधार लेके कराई थी किसी तरह से। तो सबसे पहला लक्ष्य तो जॉब का था, लेकिन इसको बोल सकते हैं अपन साधारण भाषा में कि एक कीड़ा अंदर था, और वो कीड़ा बार बार कुलबुलाता रहता था। तो जैसे ही ऐसी जॉब में है जिसमें हम खुद को सस्टेन कर सकते थे, खुद को फाइनेंशियली हम लोग सपोर्ट कर सकते थे, तो हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। बट एक बड़ा चैलेंज था कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ इतना टाइम कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जो दिल्ली में देखा है और जो इलाहाबाद में देखा है कि लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब 24 घंटे में कई लोग ऐसे हैं जो आपको 15 घंटे भी पढ़ने वाले मिलेंगे, 15-16 घंटे भी सम डे। तो मतलब हम लोग ऐसी मजाक करते थे कि कुर्सी पे बैठ के इतना पढ़ते हैं कि फफोले हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा चैलेंज था कि मैडम रहते हुए मैं कैसे करूं, और इतनी छुट्टियां ऑब्वियसली आप ले नहीं सकते। तो जो टाइम हमारे लिए था उपलब्ध, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना था पढ़ाई में। और जब हम लोग करते थे तो उस समय ऑप्शनल वगैरह हुआ करता था। तो शेड्यूल, हमने अपना जो शेड्यूल बना लिया ऐसा कि जो टाइम उपलब्ध है उसमें इस चीज में जहां पे कम अपन कंसंट्रेट कर सकते हैं वहां जीएस की ऐसी चीज पढ़ लें, जहां पे हमें ज्यादा टाइम मिले और जहां कंसंट्रेट कर सकते हैं वहां पे सब्जेक्ट ऑप्शनल की कोई चीज पढ़ लें। तो एक डिटर्मिनेशन था जिससे हम करते गए। संतोष जी, आपके पिताजी पत्रकार, आप पढ़ाई में अव्वल, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी आपने कर ली। मुझे तो लगता है आपका पहले से तय था कि यूपीएससी ही करना है। नहीं, मैं कहूं तो आपको आश्चर्य लगेगा, मैंने यूपीएससी काफी लेट चूज किया। मेरी एकेडमिक अभिरुचि काफी थी। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहता था और कहीं ना कहीं उस तरह से मेरा झुकाव था। कुछ समय के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला, और बचपन से ही पिताजी पत्रकार थे, तो एक पढ़ने का एक घर में भी इन्वायरमेंट था। कहीं ना कहीं चीजों पे जो चर्चा होती थी वो, और उनके दोस्त जो चर्चा करते थे, उसका भी इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ा। और बाद में मुझे लगा कि कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर मैं जब जेएनयू में मैं एमफिल कर रहा था, पहली बार उस समय मुझे लगा कि शायद यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बनने के बाद बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, या कैरियर का एक ग्रोथ एक लिमिटेड है। और सिविल सर्विस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत वैरिड जॉब है और वैरिड तरह के मौके आपको मिलते हैं। मुझे उस समय लगा, और मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त उस समय तैयारी करते थे, फिर मुझे लगा कि अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो एमफिल के दौरान मैंने पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने लिया, और फिर मैं जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था, साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था। अभी रिसेंट में जो उतने समय पुरानी पीएचडी जो मैं कर रहा था
कंप्लीट नहीं कर पाए, अभी मुझे कंप्लीट करने का मौका मिला। कुछ समय पहले मैंने दुर्ग यूनिवर्सिटी में पीएचडी अपनी सबमिट की, लेकिन पुलिस में जब आया मैं, ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें बहुत इंस्टेंट जस्टिस आप देते हैं, लोगों को त्वरित न्याय देते हैं, और इस जॉब में अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन बहुत ही बड़ा होता है और आपको लगता है यू हैव डन समथिंग ग्रेट। ये जॉब ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देती है। थैंक यू। आप लोगों से आपके अनुभव समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के कोने कोने से शायद बच्चे आज आपको देख रहे हैं जो आपसे शायद इंस्पायर होंगे। पारुल जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी आपका सफर कैसा रहा, आपके घर में कैसा माहौल था, कि आईपीएस बनना या चुनना, इस फील्ड में जाना, ये आपका डिसीजन था या घर वालों का डिसीजन था? कितना मुश्किल था आपका वक्त? एक्चुअली आई थिंक सबसे बड़ा मेरे लिए इन्फ्लुएंस ये था कि मेरे फादर भी आईपीएस में थे और शुरू से ही मैं इसी माहौल में पली बड़ी, और मैं देख पाती थी कि कितनी बखूबी तरीके से, कितना पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ाव उनका होता था और कितना जॉब सेटिस्फैक्शन उन्हें मिलता था। तो हम 3 बहनें हैं और हमें हमेशा घर में यही सीख मिली कि तुम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना है, और कभी भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं था कि लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए कोई अलग सोच हो। तो उससे एक बहुत संबल मिलता है आगे बढ़ने के लिए। घर का माहौल बहुत पॉजिटिव था और शुरू से ही आई थिंक मैं बहुत क्लियर थी कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ, और डेफिनेटली हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका कोई वो होता ही नहीं है कि आप उसको बायपास कर सको। तो सभी अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल करते हैं, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, और आई थिंक मैंने भी वही किया और अपने पे भरोसा था। बट हाँ, आई थिंक संतोष ने जैसा बताया कि वो भी एजुकेशन उसमें जुड़े हुए थे और मैं भी क्योंकि जेएनयू में थी तो मैंने अपना एमफिल किया। तो एक बैकअप प्लान के रूप में जरूर कुछ रखना होता है, क्योंकि यूपीएससी में हम जितने लोगों को पास होते हुए देखते हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों को फेल होते हुए देखते हैं। तो उससे बहुत घबराहट होती थी कि कुछ करना तो था जिंदगी में, तो एक बैकअप ऑप्शन रहे कि हाँ हम कुछ पढ़ाई भी करते रहे साथ के साथ, जिससे कि आगे जाके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कई लोग बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है थ्रू आउट। मयंक जी, आप उत्तर प्रदेश से हैं और अभी आप छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। यूपी की पुलिसिंग में और छत्तीसगढ़ की जो पुलिसिंग है, इसमें क्या अंतर आप देखते हैं? जनता की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है और आपकी तैनाती ऐसे कई जिलों में रही है। अब ऐसा कोई वाकया जो से रिलेटेड हो, अगर आप यहां पर शेयर कर सकें, आप हमें जरूर बताएं। यूपी में तो लाइक इसको बोलते हैं ना, आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। मैं तब पुलिस में नहीं था और जो पुलिस हम लोग देखते थे वो निश्चित रूप से बहुत दबंग पुलिस, जो जिसको देख के ही अथॉरिटी का बोध होता है, वैसा पुलिस देखते थे। यहाँ जब आए तो बाय चांस मेरी यहाँ पे पोस्टिंग एनटीपीसी में यहीं पे थी, कोरबा में था मैं, तो छत्तीसगढ़ का देखा। छत्तीसगढ़ के जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ की डेमोग्राफी है, जो यहाँ के लोग हैं, ये बिल्कुल अलग है उत्तर प्रदेश से। यहाँ के लोग बड़े शांत स्वभाव के हैं और यहाँ पे मतलब ज्यादा क्राइम रेट जिसको हम लोग कहते हैं अपने टेक्निकल उसमें, तो बहुत ज्यादा नहीं है। और तो यहाँ की पुलिसिंग उसी हिसाब से ज्यादा सेंसिटिव है। ज्यादा हम लोग जनता को बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। हमारे पब्लिक नंबर्स भी हम ही लोग उठाते हैं और बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे ऑफिसेज, जनता कभी भी मतलब जो भी ऑफिस का टाइम है उसमें निश्चित रूप से कभी भी आ सकती है। इवन कई लोग तो घर भी आते हैं, और फोन तो है ही है निश्चित रूप से। आजकल सोशल मीडिया है, तो इंटरैक्शन के बहुत एवेन्यूज हैं आजकल। मतलब एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे पुलिस लीडरशिप बहुत एक्सेसिबल है और बहुत सेंसिटिव, बहुत डेमोक्रेटिक हमारा एटीट्यूड है लोगों को डील करने में। जहां तक चैलेंज की आपने बात की कि माओइस्ट टेररिज्म, तो निश्चित रूप से एक अलग ही तरह का है और हमारे प्रदेश में कुछ वजहों से ये ज्यादा गंभीर हो गया है, ज्यादा उनके पास ह्यूमन रिसोर्स हो गए हैं और घटनाएं तो बहुत हैं उसमें। मतलब मैं एक बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं जो
इट्स लाइक अ बिग बुक, यू नो. उस बुक में से सिर्फ एक पन्ना मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार जब मैं एसपी था नारायणपुर में, तो मेरे किसी एक कैंप में नक्सलियों ने अटैक किया. हम लोग पहले ट्रेनिंग दे चुके थे. जनरल गेरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं जो हम लोग भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं. तो हम लोग तैयार थे और ऐसा सच कोई नुकसान नहीं हुआ. और ये रात के तीसरे या चौथे पहर की बात है और सुबह सुबह मैं वहां पे पहुंचा अपने कैंप में. मेरी दूसरी पार्टी दूसरी जगह से होकर के आई थी. उसको एक टिफिन मिला. टिफिन एक्चुअली वो टिफिन बॉम्ब होता है, आईईडी थी उसमें. तो हम लोग 4-5 लोग ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसमें जो हमारा बीडीएस वाला व्यक्ति था वो उसको खोलने का प्रयास कर रहा था, उस डिब्बे को, उस टिफिन को. तो मैंने देख लिया, बाई चांस सही टाइम पे देख लिया. मैंने कहा यार इसको मत खोल, इसमें रिलीज मैकेनिज्म भी हो सकता है. तो उसको लगा कि नहीं साहब इसमें रिलीज वाला नहीं होगा. मैंने कहा नहीं मत खोल, अपन मरेंगे तो दूसरे तरीके से मरेंगे, इससे बिना लड़े मरने में मजा नहीं आएगा. ऐसे ही मजाक में हमने कह दिया. लेकिन शाम को समहाउ इट सो हैपेंड दैट पुलिस स्टेशन में वो जब्ती सामान रखा था. उसने उसको वाकई, उसको क्यूरियोसिटी बहुत थी एंड उसने वाकई उसको खोल दिया. एंड इट लाइक एज यू कैन अंडरस्टैंड ब्लास्ट हुआ और बहुत उसकी बॉडी बहुत क्षत विक्षत हो गई. तो आप वहां जानते नहीं हो कि कौन से कदम पे यू नो क्या चैलेंजेस हैं, किस जगह पे क्या छुपा हुआ है, किस डिब्बे में क्या है, किस जमीन में क्या है. और इसी तरह के एनवायरनमेंट पे हमारे सारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं. और मैं बतौर एक पुलिस ऑफिसर नहीं, लेकिन एक आम आदमी की तरह जब सोचता हूं तो मैं बहुत नतमस्तक महसूस करता हूं कि वो बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दिलेरी का काम कर रहे हैं. मैं बहुत निश्चित रूप से उनको बहुत सल्यूट करता हूं जब भी मैं उनके बारे में ऐसा सोचता हूं. बिल्कुल, और निश्चित तौर पर हम भी आप सभी को सल्यूट करते हैं क्योंकि संतोष सिंह जी जिस तरीके से चैलेंजेस की बात यहाँ पर सर ने की, उन्हीं चैलेंजेस को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपका नाता भी उत्तर प्रदेश से रहा है, वहां पर माफिया और यहाँ पर नक्सल अटैक, लेकिन अब हम सुनते हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस. उन चीजों में पुलिसिंग का जो अनुभव है या आपकी जो अप्रोच रहती है, कितना जरूरी हो जाता है कि आम जनता को आपको विश्वास में लेना है, वो विश्वास कैसे कायम करते हैं आप लोग? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से समस्या नक्सलिज्म की रही है, और नक्सली जब यहाँ उन्होंने अपने पैर पसारे तो उन्होंने पॉलिटिकल वैक्यूम का, गवर्नेंस के वैक्यूम का क्वेश्चन लेकर के उन्होंने यहाँ अपनी आइडियोलॉजी को पसारना शुरू किया. उनका कहना यही था कि यहाँ जो रिसोर्सेज है वो किसी और के, बड़े लोगों के या बड़ी इंडस्ट्री के उस पर जा रही है. जल जंगल जमीन की बात उन्होंने की. और ये लोग भी कहीं ना कहीं, आप सोचिए, मैं उसको विजुलाइज ही कर सकता हूँ कि जब ये स्टेट नहीं बना था और जब हम एमपी से गवर्न हुआ करते थे तो गवर्नेंस की क्या हालत रही होगी. वो वैक्यूम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं था. और वो चीजें जब हम लोग ग्राउंड में, जब नक्सल इलाकों में, मुझे भी लगभग 4 नक्सल जिलों में काम करने का मौका मिला. और सुकमा जैसी जगह पे मैं 2 साल एडिशनल एसपी के रूप में था, जहां नक्सल ऑपरेशंस को, अभियानों को मैं देखता था. तो हमें कहीं लगता था कि जब चीजें, हम जब काम कर रहे हैं, लोग जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये समस्या है, तो पहले, आज से 25 साल पहले कैसे गवर्नेंस की समस्या रही होगी. और वो समस्याओं को लेकर के उन्होंने वहां अपना पैर पसारा. तो लोगों के लिए विश्वास, लोगों का विश्वास हासिल करना सबसे बड़ा चैलेंज था. लेकिन मैं ये भी कहूंगा, नक्सली जो बात करते हैं वो एक तरह से कहा जाए तो जिस चीज की बात करते हैं कि ये नहीं था, आज उसी चीजों को रोकते हैं. और हम लोग ये बड़े करीब से देखते थे कि किस तरह से डेवलपमेंट मशीनरीज को वो रोकते थे, सड़कों को रोकते थे, स्कूल्स को बम से उड़ा देते थे. राशन, जो सरकारी राशन जो बहुत गरीब लोगों के लिए, वो जाने से रोकते थे. तो वो ये चाहते थे कि लोग जो है वो उसी दलदल में बने रहें, वो चीजें, समस्याएं बनी रहें, ताकि सरकार ट्रस्ट ना बना पाए. तो डेवलपमेंटल एजेंसी जब काम करना भी चाहती तो उसको रोकते थे. कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वैक्यूम था.
फोर्सेस कम थी, जंगल थे, जो जंगल उनके मुफीद थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था, हमारी फोर्सेस जा नहीं पाती थी। समय के साथ जैसे जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन उन जगहों पे हुए, उन नक्सलियों को हम लोगों ने मारना, अरेस्ट करना, सरेंडर करवाना शुरू किया, लोगों का विश्वास बढ़ा। सिक्योरिटी की वजह से कई बार हमारे पास नहीं आ पाते थे कि उनको लगता था कि वही ज्यादा उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, सरकार नहीं बचाएगी। वो जब उनको लगा कि नहीं सरकार सिक्योरिटी भी देगी, फिर उनको लगा कि अच्छा नक्सली जिसकी बात करते हैं वो डेवलपमेंट तो सरकार तो करना चाहती, ये नहीं करने दे रहे हैं। फिर वो चीजें भी जब उनको दिखी तो वो सरकार के करीब आए। तो निश्चित रूप से हम लोग का जो एक काम, जो इवन पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, सरकार के साथ साथ, ये जनप्रतिनिधियों के साथ साथ हमारा एक काम रहता है कि लोगों को विश्वास दिलाएं, वी आर देयर, हम आपके लिए ही हैं। और ये जो खोखली आइडियोलॉजी है, इससे आपका नुकसान जो हुआ है, इससे अब दूर होने की जरूरत है, आप हमारा साथ दीजिए। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के भी काम करते हैं, ऑपरेशंस वाली जगहों पे जहां जो नक्सलियों से वो इलाके खाली होते हैं, वहां डेवलपमेंट मशीनरीज को फैसिलिटेट करने का भी काम पुलिस का रहता है, जो आज भी हम लोग कर रहे हैं। अभी आप देखें पिछले 6 महीनों में इस सरकार के इतने सारे इलाकों में इतने सारे नक्सल इनकाउंटर हुए जो कभी नहीं हुए, और उस इनकाउंटर से वो जगह और भी ज्यादा सिक्योर हुई। और हमारा काम है ऐसी जगह, सिक्योरिटी वाली जगहों, इनसिक्योर जगहों को और ज्यादा सिक्योर करना। और कहीं ना कहीं हमारे सारे प्रयास लोगों के लिए ही रहते हैं, तो लोगों को विश्वास भी होना चाहिए। और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर अब बदल रही है। पारुल जी, आप छत्तीसगढ़ को काफी करीब से जानती हैं। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताइए कि क्या एज अ लेडी आईपीएस ऑफिसर छत्तीसगढ़ की पोस्टिंग मुश्किल है, यहाँ काम करना मुश्किल है? किसी एंटी नक्सल ऑपरेशन में अगर आप शामिल रही हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहां का? मेरा तो पर्सनल अनुभव छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग का बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक लेडी ऑफिसर होने की वजह से कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे नहीं दी गई हो। मैं लगातार फील्ड पोस्टिंग्स में रही। गरियाबंद में मैंने नक्सली जिले की भी बागडोर संभाली, और यहाँ पे काफी करीबी से जो नक्सल हमारे स्पेशली ओडिशा बॉर्डर से जो नक्सल परिदृश्य है, वहां से जो इंटरस्टेट मूवमेंट होता है नक्सली टुकड़ियों का, हालांकि गरियाबंद उस समय वहां पे कोई एक्टिव ऑपरेशंस नहीं थे, लेकिन उनका मूवमेंट अक्सर दिखता था। तो वहां पे सीआरपीएफ के साथ मिलकर, एसटीएफ के साथ मिलकर, जिला पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग्स और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो लगातार निकलते थे, और उसमें हमें पूरा सपोर्ट मिलता था। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में मैं जहां पे भी पोस्टेड रही, मुझे तो बल्कि ऐसा लगा कि मैं अपने अधीनस्थों का ही नहीं बल्कि पब्लिक का भी ट्रस्ट मुझे और आसानी से मिल गया। क्योंकि एक लेडी पुलिस ऑफिसर को देख के अगर कोई महिलाएं आती हैं थानों में या एसपी ऑफिस में, तो अगर उनके मन में 1% भी अगर कोई झिझक है भी, तो वो एक महिला अधिकारी को देख के वो और खत्म हो जाती थी। और यहाँ पे जैसा मयंक सर ने भी कहा और संतोष भी बोल रहे थे, पुलिस पर विश्वास और हम लोगों की एक्सेसिबिलिटी कई प्रदेशों के मुकाबले में बहुत अच्छी है। और हम लोग अपने और भी पूरे इंडिया के बैचमेट से बात करते हैं और पूरे देश की खबरें रहती हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्सेस काम कर रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो एक पूरा गवर्नमेंट मैंडेट है वो यही है कि जनता के लिए उनसे करीब जाके और उनके पास जाके हम लोग और अधिक से अधिक काम करें, और उसी मैंडेट को लेकर हम लोग सभी अधिकारी उसी तरीके से काम करते हैं। और एक पूरा जो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो पाता है वो सबकी, क्योंकि एक ही तरह की सोच है, इसी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। और मुझे तो यहाँ पे सभी लोगों का जो भी ट्रस्ट जो मिला पुलिस के प्रति, वो एक काफी अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्री एफआईआर रजिस्ट्रेशन पे बहुत फोकस है। मतलब बर्किंग ऑफ क्राइम जिसे कहते हैं कि क्राइम को अगर हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्राइम कम है। इस तरह की कुछ टेंडेंसीज जो कुछ स्टेट्स में डेवलप हो गई हैं, वो फॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराने जाएगा तो थाने में उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पावरमेंट है। पब्लिक फील कर सकती है इस बात को कि उनकी आवाज को एक सोर्स मिलेगा और उनकी सुनवाई जरूर होगी। तो ये एक मैंने हमेशा अनुभव किया है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मोनिका, ये एक शानदार सेशन था, यकीनन बहुत शानदार था और इंस्पायरिंग भी था, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो
आपके संघर्ष से सीखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके अनुभवों से शायद सीखेंगे भी। और जिस तरीके से मैम, सर, आप लोगों ने ये भी साझा किया कि हमें भी कभी कभी ऐसा होता था, डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन शायद आपकी बातों से आज वो तमाम बच्चे जो हैं जरूर मोटिवेट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों।